हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार अपना शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिस चैप्टर का नाम है नाभिक अर्थात न्यूक्लियस। इस पर हम आपको डीप में समझाएंगे। आज ये पहला लेक्चर है, इसके बाद और लेक्चर आएगा। तो आप लोगों को बस एक ही काम है बच्चों की, क्रम से आप पढ़ते चलें। चलिए शुरू करते हैं। नाभिक, अब ये नाभिक है क्या? कोई भी परमाणु होता है बच्चों, ये कोई भी परमाणु होता है। आपने सबसे पहले रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में समझा था कि बीच में एक दृढ़ आधार का भाग है जिसे नाभिक नाम दे दिया गया। ये नाभिक है। परमाणु का जो केंद्र वाला भाग है वो नाभिक है, जो अत्यंत कठोर है और धनावेश से बना हुआ है। इसमें जो है नाभिक में दो चीज होता है, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। बाकी परमाणु के चारों ओर जो कोश होता है, कक्षा होता है, उस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये आज पूरा बेसिक ही चलेगा, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। 1 नंबर 2 नंबर में परिभाषा पूछ दिया जाता है कि न्यूक्लियन किसे कहते हैं। ये तो नाभिक है तो न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं। कोई आपके पास ऑप्शन दे दिया और बोल दिया इसमें परमाणु क्रमांक क्या, आप इसमें प्रोटॉन की संख्या बताओ, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। सब कुछ कंप्लीट यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। फिलहाल नाभिक आपने समझा कि किसी परमाणु का केंद्रीय भाग जो अत्यंत कठोर होता है, धनावेशित होता है, वो आपका नाभिक कहलाता है। ठीक है, परमाणु का केंद्रीय भाग यानी केंद्र वाला भाग आपका क्या कहलाता है बच्चों? नाभिक कहलाता है। फिलहाल इतना क्लियर है। इस नाभिक में दो चीज होता है, एक तो प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। अब हम नाभिक के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में वैसे यहां पर पढ़ना नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज कब हुई बच्चों? प्रोटॉन की खोज हुई सन 1919 में। किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई, तो रदरफोर्ड के द्वारा। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलते चलेंगे धीरे धीरे करके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आएगा वो आपको समझाते चलूंगा। अब यदि मैं कह दूं कि एक प्रोटॉन पर या एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो चाहे मैं आपसे कह दूं एक प्रोटॉन, ठीक, या आप कहो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता बच्चों, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यदि आवेश की बात आ जाती है तो चाहे हम प्रोटॉन की बात करें चाहे इलेक्ट्रॉन की बात करें, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। अब यदि मैं बात करता हूं कि इस प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है, तो याद रखना प्रोटॉन में धनावेश होता है। प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है बच्चों? धनावेश होता है। ठीक है, और इसी प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु क्रमांक जानते हैं, मतलब परमाणु क्रमांक से समझते हैं। यानी किसी भी एलिमेंट्स का यदि आ गया कि भाई साहब इसका परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो आप लोग समझना कि प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगी। यानी प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, याद रखिएगा। किसी भी परमाणु की मैं बात करता हूं, किसी भी परमाणु में बात करूंगा बच्चों, परमाणु में जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की संख्या, किसकी संख्या? प्रोटॉन की संख्या। ठीक, यदि बात करूं इलेक्ट्रॉन की संख्या, दोनों बराबर होते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो कि ये परमाणु क्रमांक है। क्या बच्चों? परमाणु क्रमांक है। ठीक है, यानी किसी भी एलिमेंट्स की बात करेंगे तो उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ही परमाणु क्रमांक होगा। तो पहला आपको हेडिंग लगाना है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज सन 1919 में रदरफोर्ड ने की थी। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। ये चीज भी आप लोग लिख लेना, ठीक है, नहीं तो पता चले बाद में कंफ्यूज हो जाओ कि सर ये चीज हम पता ही नहीं हमको कहां से आ गया। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसी को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। प्रोटॉन का यदि आवेश बोलेंगे बच्चों तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन का द्रव्यमान लिख लो 1.67 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। 1.67
2 अंक तक लेना है दशमलव के, 1.67 है ना, गुणे 10 घाते -27 किलोग्राम, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। इसके बारे में यहां तक क्लियर हो गया यानी प्रोटॉन के बारे में। अब चलिए बात करते हैं बच्चों न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आप लोगों को मिलता है कि भाई साहब चैडविक ने, लेकिन उसके पहले सन 1930 में बोथे और बेयर ने ज्ञात किया था कि जब अल्फा कण बेरिलियम, बोरान या लिथियम से टकराते हैं तो अत्यंत भेदी किरणें उत्सर्जित होती हैं। और उन्होंने बताया भाई साहब कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एक रूपरेखा तैयार करके गए। इसके बाद 1932 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक चैडविक साहब ने इन्होंने इनका दिल जीत लिया और बोला भैया ये है न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन। मतलब कहीं ना कहीं न्यूट्रॉन की खोजकर्ता हम चैडविक को मान के चलते हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा कहीं ना कहीं रूपरेखा बोथे और बेयर के द्वारा भी दिया गया। मतलब स्टार्टअप 1930 की कहानी थी, बोथे और बेयर साहब ने ज्ञात किया था कि जब अल्फा कण बेरिलियम में या तो बोरान में या लिथियम से टकराते हैं तो अत्यंत भेदी किरणें उत्सर्जित होती हैं। और इनको फिर सन 1932 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक जे चैडविक साहब ने, है ना, बताया कि भाई साहब ये न्यूट्रॉन है। मतलब ये किरणें ऐसे कणों से मिलकर बनी होती हैं जिनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। द्रव्यमान की बात की जा रही है, आवेश की बात नहीं की जा रही है, जो बिल्कुल एक प्रकार से उदासीन है, विक्षेपित नहीं होता है, तो इसे फिर न्यूट्रॉन कहा गया। तो न्यूट्रॉन के बारे में इतना ही जानना काफी है बच्चों, ठीक है। आपके एग्जाम के लेवल से यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जे चैडविक ने, ठीक है। यहां पर जे चैडविक साहब का ही नाम रहेगा, ठीक है। बोथे और बेयर साहब ने बताया था कि भाई अल्फा कण को जब बेरिलियम, बोरान या लिथियम से हम कहीं ना कहीं एक प्रकार से बौछार कराते हैं तो अत्यंत वेदी किरणें निकलती हैं, मतलब तीव्र किरणें निकलती है, जिसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के ही द्रव्यमान के बराबर था। लेकिन ये विद्युत चुंबकीय तरंग या विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होते हैं, इसलिए इनका नाम न्यूट्रल से न्यूट्रॉन रखा गया। न्यूट्रल है, उदासीन है, ठीक है। ये चीज है बच्चों, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक क्लियर है कि नाभिक में बात कर रहे हैं भाई। नाभिक का पूरा स्टेटस यहां पर पढ़ना है आपको। नाभिक का आकार कैसा होता है, नाभिक में क्या क्या चीज है, नाभिक का द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है। मतलब प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग कर देंगे तो नाभिक का द्रव्यमान निकल कर आता है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों न्यूक्लियन है क्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का सम्मिलित रूप न्यूक्लियन कहलाता है, जिसे हम द्रव्यमान संख्या के नाम से जानते हैं, ठीक है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को सम्मिलित रूप न्यूक्लियन कह देते हैं, और उन्हीं के मतलब प्रोटॉन का मान कितना है, न्यूट्रॉन का मान कितना, दोनों को जोड़ देते हैं तो द्रव्यमान संख्या आ जाती है। यानी प्रोटॉन की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी, इन दोनों को जोड़ते हैं तो द्रव्यमान संख्या निकल कर आता है। लेकिन सम्मिलित रूप न्यूक्लियन कहलाता है। यानी नाभिक में ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है बच्चों, इसका सम्मिलित रूप न्यूक्लियन कहलाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? न्यूक्लियन कहलाता है। चीजें क्लियर है। ये आपका परमाणु है, परमाणु का केंद्र वाला भाग नाभिक है, जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम्मिलित रूप आपका न्यूक्लियन कहलाता है। अब जैसे बच्चों मैं आपसे कहूं कि परमाणु क्रमांक क्या है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाते हैं, ठीक है। परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं, ये जेड से प्रदर्शित होगा। प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाता है, इतना ध्यान रखिएगा, ओके। क्योंकि अभी लिखेंगे बच्चों, यहां पर देखिएगा एटॉमिक नंबर यानी आपका परमाणु क्रमांक। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं जिसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। और जब हम द्रव्यमान की बात करते हैं बच्चों, परमाणु द्रव्यमान की, तो नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ये सब कुछ आप 11th क्लास, बेसिक पूरा 11th क्लास में पढ़े हैं, यहां आपको भटकने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर क्लियर कर लेंगे भाई साहब। चलो कुछ एग्जाम्पल्स लेकर चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग बताना, ये आपके पास है यूरेनियम। क्या बच्चों? यूरेनियम। परमाणु क्रमांक इसका होता है 92 और परमाणु द्रव्यमान इसका होता है 238, ठीक है। इस तरह लिखा हुआ आपको मिल जाए तो फिर पूछा जाए कि परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक जो है आपका बच्चा कितना होगा,
परमाणु क्रमांक ये 92 है, छोटा वाला हो जाएगा। ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन की संख्या को व्यक्त करता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या यही है 92। यही प्रोटॉन की संख्या बच्चों, प्रोटॉन की संख्या मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। अब जब न्यूट्रॉन निकल कर आता है, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान में घटाओ, तो यहां पर 8 में 2 घटा दो तो 6 हो जाएगा। और भाई साहब यहां पे आपका कितना है, 13 हो जाएगा, 13 में 9 जाएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक, 1 हासिल हो जाएगा तो 100 आपका 56 हो गया। गड़बड़ है ना, ये 4 आना चाहिए, 146 होगा, है ना। 13 में 9 गए, 4 जाएगा, तो ये न्यूट्रॉन की संख्या आ गई, न्यूट्रॉन की संख्या आ गई। और इस न्यूट्रॉन को जब हम प्रोटॉन से जोड़ते हैं तो आपका द्रव्यमान आ गया। तो यहां पर परमाणु का द्रव्यमान यदि आपसे कोई पूछे, परमाणु का द्रव्यमान तो आप कहोगे सर 238। कितना, 238। ठीक है, इस तरीके से किसी भी एलिमेंट्स का यदि आपको निकालने के लिए पूछ दिया जाए तो बनेगा कि नहीं। ठीक है, परमाणु क्रमांक की इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या कहलाएगी। न्यूट्रॉन यदि निकालना है तो द्रव्यमान में हमें प्रोटॉन की संख्या को घटा देना बच्चों। ठीक है, जैसे आपके पास मान लीजिए कोई परमाणु ही है, जैसे परमाणु है तो इसको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, परमाणु हो गया, ये आपका परमाणु क्रमांक और ये आपका परमाणु द्रव्यमान, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जो हमारा परमाणु द्रव्यमान है वो आपके परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। ये चीज आपको नोट कर लेना है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले आगे की ओर बात करते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और भी जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि मेरे पास सोडियम है, कितना बच्चों, सोडियम है, ये आपका सोडियम है, परमाणु क्रमांक 11 है, परमाणु द्रव्यमान आपका 23, तो मतलब ए का मान है आपका 23। ठीक है, और एन का मान कितना हो जाएगा, एन का मान आपके जेड का मान कितना हो जाएगा बच्चों, जेड का मान 11 है ना, और एन का मान कितना हो जाएगा, घटाएंगे 12। इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, प्रोटॉन की संख्या 11, ध्यान रखिएगा, ये चीज है। इस तरीके से निकालते आना चाहिए। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन के गुण। ठीक है, न्यूट्रॉन के गुण के बारे में जो आपके सिलेबस में बच्चों, वही चीज हम यहां पर क्लियर करेंगे जो आपको पढ़ना है। ठीक, चलिए, न्यूट्रॉन का गुण है, पहला न्यूट्रॉन अनावेशित होता है, इस पर कोई आवेश नहीं रहता। पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, प्रोटॉन पर धनावेश, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन से थोड़ा सा कुछ अधिक होता है, लगभग समान होता है। क्योंकि न्यूट्रॉनों में कोई आवेश नहीं होता, इसलिए ये नाभिक के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अतः नाभिकीय विखंडन हेतु न्यूट्रॉन का उपयोग किया जाता है। आवेश नहीं होता, किसी से विक्षेपित नहीं होगा, इसलिए नाभिकीय विखंडन हेतु उत्तरदायित्व है। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, जब हल्के नाभिक की बात करते हैं, भारी नाभिक टूट करके 2 हल्के नाभिक में परिवर्तित हो जाए, जब एक भारी नाभिक टूट करके 2 हल्के नाभिक में या 3 हल्के नाभिक में टूट कर मतलब अलग हो जाए तो आपका नाभिकीय विखंडन कहलाता है। मतलब भारी नाभिक का टूटना हल्के नाभिकों में नाभिकीय विखंडन कहलाता है। न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर स्थायी होता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में स्थायी नहीं रहता। अत्यंत अल्प समय में यह प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो से विघटित हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि नाभिक के अंदर है तब तक तो ठीक है, लेकिन बाहर है तो भाई साहब ये किसी ना किसी से विघटित हो जाता है। ये चीज है बच्चों। ठीक है, तो लिखना है, क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है न्यूट्रॉन के गुण को लिखिए। ठीक है, तो आप लोगों को समझना चाहिए, लिख लेना चाहिए इतना। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नोट्स नहीं ले पाते हैं, तो इसी के माध्यम से आप तैयार कर सकते हैं। और यदि आपको इसको नोट्स चाहिए हो तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे देता हूँ 9685299149 9685299149। ठीक है बच्चों, यदि आपको नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल ये तो क्लियर हो गया ना कि भाई साहब किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन की संख्या केवल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तब। ठीक, अब बात करते हैं नाभिक की विशेषताओं के बारे में। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे नाभिक के आकार की बात करें तो जैसे मान के चलते नाभिक का कुछ ना कुछ आयतन भी होगा, उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या होगी। तो जो नाभिक का आयतन है
वो न्यूक्लियन की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब सीधा जितना न्यूक्लियन होगा उतना ही उसका आयतन होगा। किसी भी नाभिक की मैं बात करता हूं बच्चों, नाभिक कैसा होता है, ये आपका परमाणु है, ठीक है, परमाणु के अंदर आपका नाभिक है, ठीक। इस पर जो नाभिक का आयतन है वो क्षेत्रफल यहाँ पर आपके न्यूक्लियन की संख्या, क्षेत्रफल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब मैं यदि आपसे कह दूं बच्चों कि जो आयतन होता है, ये नाभिक है, एक गोले के आकार का है और गोले की त्रिज्या यदि r है तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, होता है कि नहीं होता है। जहां r क्या है, त्रिज्या है, r क्या है बच्चों, त्रिज्या है। तब इसको यहां पे रखेंगे तो 4/3 पाई r क्यूब आपका समानुपाती किस पे, a पर। a क्या है बच्चों, द्रव्यमान संख्या है, ठीक है, न्यूक्लियनों की संख्या मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉनों का योग है। अब यहां से मैं यदि बात करूं कि एक नियतांक मान के चलूं, जैसे भाई कुछ हटाऊंगा तो समानुपाती नियतांक तो लगता है, ठीक है, तो यहां पर एक नियतांक मान के चलूंगा। फिलहाल यदि मैं बात करूं कि इस वैल्यू को कांस्टेंट मानकर के इसको हटा देता हूं, कि जो त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है किस पर डिपेंड कर रहा है, क्षेत्र मतलब न्यूक्लियन की संख्या पर, यानी द्रव्यमान पर, यानी जो r है वो आपके a, ये क्यूब है बच्चों, तो इधर 1/3 हो जाएगा। और जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, ठीक है, ये आ गया, जहां पे इस नियतांक का मान होता है 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर, ठीक, ये चीज है। तो नाभिक के आकार में इतना आपको लिखना है यदि तैयार करना है तो, बाकी एग्जाम में बहुत कम ही पूछा जाता है। तो नाभिक का आयतन न्यूक्लियन की संख्या एक के अनुक्रमानुपाती होता है। v का मान 4/3 पाई r क्यूब, जहां r नाभिक की त्रिज्या है बच्चों, मान रखेंगे यहाँ पर ये निष्कर्ष निकलता है कि r जो है वो न्यूक्लियन की संख्या पर निर्भर करती है, इसलिए इसको छोड़ दिए। तो यहाँ पर समानुपाती हटाएं तो एक नियतांक लग गया जिसका मान इतना होता है। अब नाभिक का घनत्व कैसे निकालते हैं, घनत्व कैसे निकालेंगे थोड़ा समझिए। द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ये तो सबको पता है कि किसी भी नाभिक का हमको घनत्व निकालना है। घनत्व कैसे निकालेंगे बच्चों, नाभिक का घनत्व हो जाएगा नाभिक का द्रव्यमान, ठीक है, और नाभिक का आयतन, यही तो होता है, नाभिक का आयतन, यही तो होता है फार्मूला। तो आयतन कैसे निकालते हैं, नाभिक का आयतन निकलता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। लेकिन ये पूरा आयतन थोड़ी कहलाएगा भाई, क्योंकि यहां पे r का मान रखेंगे, क्योंकि ये नाभिक की त्रिज्या तो है ही नहीं है। तो नाभिक की त्रिज्या निकल कर आई है कितनी बच्चों, r बराबर r0 a⁻⁻⁴, ठीक है, बाकी क्यूब है तो क्यूब, यही तो निकल कर आई थी, सही है कि नहीं। नाभिक का आयतन तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 4/3 है, पाई है तो पाई r0 क्यूब हो जाएगा, इससे हट जाएगा तो केवल ए बचेगा। ये आपका नाभिक का आयतन आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं, द्रव्यमान कैसे निकलेगा, तो द्रव्यमान का टोटल द्रव्यमान होगा एक का द्रव्यमान और कितने न्यूक्लियन है, सही है कि नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या कितना है। एक का द्रव्यमान आपको बताया था 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, यही था ना, गलत तो नहीं है, 1.67। अब इसको हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ma और नीचे हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब a से a कैंसिल, तो इसका आंसर कितना निकल कर आएगा, 3 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर जाएगा ना, 3m बटा नीचे है 4 पाई r0 क्यूब। ये आपका घनत्व निकल कर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, घनत्व निकल कर आ गया, ठीक है भाई। चलो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, नाभिक का घनत्व आप लोग तैयार कर लें। ये गुण है भाई, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते, जो स्टार्टिंग में बताया वही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और नाभिक के आवेश की बात करें तो टोटल कितने प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है बताओ,
तो यहाँ पर मैं यदि कोष्टक में लिख दूं 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब जितने भी प्रोटॉन की संख्या होगी या इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो नाभिक का आवेश निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके शेयर कर दें। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे शिव कोचिंग क्लासेस में पहली बार आए हैं तो हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे सोशल मीडिया में आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इनसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, जरूर जुड़ जाएं। ओके, नोट्स लेना है तो पहले भी प्रोसेस बता चुका हूं बच्चों, 100 रुपीज चार्ज है, लेकिन आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।